टर्न ऑफ योर लाइट्स, पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज फिर से मैं आपके लिए इंडिया के मोस्ट फेवरेट, बल्कि पाकिस्तान के भी मोस्ट फेवरेट क्राइम शो के बारे में, यानी कि क्राइम पेट्रोल के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो क्राइम पेट्रोल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, मोनिका गुम्स केस, आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये 2 पार्ट्स में दिखाया गया है। नो डाउट बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन थी, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आम लोगों को समझने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आसान सी ज़ुबान में आपको समझा भी दें, और दूसरा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि पॉइज़न से रिलेटेड था। और आज से कुछ साल पहले मैंने एक कॉलम लिखा था, एक बूंद जहर, जो कि बहुत पसंद किया गया था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ इसमें महसूस हुई, या कह लें कि इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा आपसे मैं ये केस ज़रूर डिस्कस करूँगी। जिस तरह से क्राइम पेट्रोल में मुझे संजीव त्यागी बहुत पसंद है और एज इंस्पेक्टर बहुत ही फिटिंग फेस लगते हैं, इसी तरह मुझे देविका शर्मा की एक्टिंग बहुत पसंद है। और उन्होंने जितने भी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड किए हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस स्प्लेंडेड थी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से आते हैं केस की तरफ। रोनम गोवा प्लेस का नाम है जी। यहाँ पे गोम्स हाउस में फिलिप की अचानक मौत वाक़या होती है, और ये वाक़या होता है 2019 का। फिलिप को इसकी बीवी मोनिका गोम्स जो हैं वो पहले एम्बुलेंस को कॉल करती हैं और फिर हॉस्पिटल में ले जाती हैं। लेकिन जब फिलिप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और डॉक्टर्स के मुताबिक वो पहले ही कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर चुके होते हैं। मोनिका गोम्स फिलिप के अंकल पीटर और उसकी सिस्टर नताशा को स्टोरी ये देती है। फिलिप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। मोनिका उसको कहती है कि एटलीस्ट डे टाइम में तो तुम ड्रिंक मत किया करो, लेकिन वो उसको डांट देता है। वो उसका सूप जो है वो टेबल पर रख कर बाहर चली जाती है। जब वो कुछ देर के बाद वापस आती है तो वो देखती है कि फिलिप जो है वो बेडरूम में मौजूद नहीं है। सूप का बर्तन खाली पड़ा है। वो सूप का बर्तन उठाती है, सिंक में रखती है और उसके बाद बेडरूम में जाती है, लेकिन फिलिप नहीं होता। बाथरूम को नॉक करती है, बाथरूम अंदर से लॉक होता है और कोई रिस्पॉन्स फिलिप का नहीं आता। इस वजह से वो परेशान होकर अपने नेबर्स में फ्रेंड आयरन और रिचर्ड को कॉल करती है। रिचर्ड आता है और आयरन आती है और वो लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि फिलिप जो है वो फर्श पर गिरा हुआ पड़ा मिलता है। इसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक, जबकि मोनिका खुद भी कहती है कि उसने भी ये नोटिस किया था कि फिलिप जो है वो सांस नहीं ले रहा होता। डॉक्टर्स को कोशिश करते हैं रिवाइव करने की, लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से ऑलरेडी मर चुका हुआ होता। जब अंकल पीटर डेड बॉडी को देखते हैं तो वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि फिलिप की नेक जो है वो ब्लू हो रही है। वो इसकी तरफ डॉक्टर की तवज्जो मबसूल करवाते हैं। डॉक्टर ये देख के कहता है कि जब ये बॉडी आई थी उस वक़्त ये ब्लू मार्क यहाँ पर नहीं था। तो ये तो एक पुलिस केस बनता है, तो फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाए क्योंकि इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पुलिस को बुलाया जाता है और इस तरह से फिलिप की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि फिलिप की बॉडी के अंदर से बेरामाइसिन, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म का केमिकल है और बहुत ही रेयर अवेलेबल होता है, उसके ट्रेसेस मिलते हैं। फिलिप को जो कार्डियक अरेस्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है, वो बेसिकली इस टॉक्सिक केमिकल की वजह से ही होती है। बेरामाइसिन के बारे में मोनिका से भी तफ्तीश की जाती है, पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया, लेकिन वो लाइल्मी का इजहार करती है। इसके अलावा गोम्सविला की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है, लेकिन गोम्सविला या इर्द गिर्द कहीं से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि आखिर ये टॉक्सिक केमिकल फिलिप के पास आया कहाँ से। फिलिप जिस बर्तन में, जिस बाउल में सूप पीता है, वो भी धुला पड़ा हुआ होता है, और मोनिका इसकी रीज़निंग ये बताती है कि दरअसल एम्प्टी बाउल जो था वो उसने सिंक में रख दिया था, तो काम वाली ने आके उसको धो दिया। मीन्स टू से नो एविडेंस। नताशा के अलावा फिलिप का एक भाई जॉर्ज भी होता है, जो कि लंदन में सेटल्ड होता है। उसको भी गोवा बुला लिया जाता है। जब वो आता है, पुलिस उससे बातचीत करती है कि क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से फिलिप बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो बताता है कि एक्चुअली वो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, और 2007 में जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसके बाद फिलिप ने ज़्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। पुलिस फिलिप की डेथ को सुसाइड के कॉर्नर पर लेके जाती है, लेकिन अंकल पीटर इसके लिए एम्फेटिकली नो कह देते हैं, क्योंकि वो
बहुत अच्छे से फ़िलिप को जानते होते हैं। वो कहते हैं कि फ़िलिप हर वक़्त ही नशे में नहीं रहता था। जब वो नॉर्मल होता था तो वो उनके साथ वॉक करता था, बहुत सारी बातें करता था और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करता था। तो उनके मुताबिक फ़िलिप किसी भी तौर पे सुसाइड नहीं कर सकता। इस सिलसिले में वो मोनिका से भी पूछता है और मोनिका भी यही कहती है कि फ़िलिप बहरहाल सुसाइड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास ये टॉक्सिक किस्म का केमिकल कहाँ से आया, उसकी बॉडी में ये कहाँ से टॉक्सिक केमिकल आया, इसके बारे में मोनिका भी लाइल्मी का इज़हार करती है। अंकल फ़िलिप के इसरार के ऊपर पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर उन्हें कुछ ख़ास नहीं मिलता। मोनिका पे भी वो नज़र रखते हैं, लेकिन एक तो मोनिका का सारा रिकॉर्ड क्लियर निकलता है, दूसरा मोनिका जो है वो अपनी फैमिली मतलब ग्रूम्स फैमिली का बिज़नेस जो कि काजू का और काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह उनकी होती है, काफ़ी अमीर लोग होते हैं ये, तो उनका एक तो बिज़नेस संभालती होती है, इसके अलावा डिसिल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ाती भी होती है। तो उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी भी बात रिपोर्ट नहीं होती है, मतलब कि एकदम क्लीन। तो वो रीओपन करने का केस कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा पुलिस को थोड़ा सा झमेला लगता है कि क्या बार बार हमें रीओपन करने के लिए कह रहे हैं, इस केस में कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक सुसाइड का केस है। मगर पीटर अंकल ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और फिर 2 साल का अरसा गुजर जाता है। 2 साल के बाद अचानक से एक दिन अंकल पीटर और मोनिका एक साथ होते हैं। अंकल पीटर कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि अचानक से उनको हार्ट अटैक हो जाता है और उनको हार्ट अटैक होने के बाद एज़ यूजुअल मोनिका एम्बुलेंस को कॉल करती है और उनको हॉस्पिटल लेके जाती है और वो भी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। फ़िलिप का एक कज़न होता है पॉल, जो कि मोनिका का अच्छा फ्रेंड बन जाता है, ख़ास करके फ़िलिप की डेथ के बाद। पॉल की वाइफ का नाम रीचल डिमेलियो होता है और इसकी एक 6 साल की बेटी भी होती है, जेनिफर। जेनिफर की 6th बर्थडे होती है कि इसकी डेथ हो जाती है। बर्थडे पे सब लोग मौजूद होते हैं और मोनिका भी मौजूद होती है। तमाम बच्चे खेल रहे होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और बेचारी जेनिफर भी ड्रिंक पीती है और इसकी अचानक से ब्रीथिंग का इशू हो जाता है इसे और इसकी डेथ हो जाती है। इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रही होती, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद रीचल की तबीयत ओबियसली काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो जाती है। तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर ही रीचल की भी हार्ट अटैक से मौत वाक़या हो जाती है और बाय चांस उस वक़्त भी मोनिका रीचल के साथ होती है। रीचल के फ्यूनरल पर मोनिका एक बहुत ही स्ट्रेंज सी हरकत करती है। वो जाती है और रीचल के माथे पे किस करती है, जिसे पॉल काफ़ी नोटिस करता है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद नताशा की सजेशन पे मोनिका पॉल के साथ शादी कर लेती है। 2019 में अचानक से जॉर्ज को मोनिका के ऊपर शक हो जाता है। वो ये सोचता है कि तमाम की तमाम मेरी फैमिली में जो डेथ्स हुई हैं ये हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं और जब भी डेथ हुई है कुछ ना कुछ खाने के बाद हुई है और हर वक्त मोनिका वहाँ पे मौजूद होती रही है। तो उसको फर्स्ट टाइम मोनिका पे शक होता है। वो चुपके से गोवा वापस आता है। 15 डेज़ तक वो किसी को नहीं बताता कि वो गोवा में है या नहीं है, यहाँ तक कि अपनी बहन नताशा से भी वो बात नहीं करता। फिर वो आता है और नताशा से बात करता है और उसको कहता है कि मुझे डाउट है कि ये सारी जो डेथ्स हैं ये नेचुरल नहीं है बल्कि पर्पसली किसी ने कत्ल किया है और मुझे मोनिका के ऊपर डाउट है। वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस से भी केस को रीओपन करने के लिए कहता है। पुलिस पहले थोड़ी सी रिलक्टेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स करने के ऊपर पुलिस तफ्तीश की तरफ आ जाती है। फर्स्ट टाइम वो मोनिका की तफ्तीश के लिए डिसिल्वा कॉलेज जहाँ पे वो पढ़ाती होती है वहाँ पे जाते हैं। जब वो वहाँ पे कॉलेज में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि डिसिल्वा कॉलेज में तो कोई मोनिका नाम की प्रोफेसर मौजूद ही नहीं है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने पे उनको ये ज़रूर पता चलता है कि वहाँ की लाइब्रेरी में मोनिका रेगुलरली आके बुक्स पढ़ती है और बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है बुक्स पढ़ने में। जब वो मोनिका से पूछते हैं कि आप तो इस कॉलेज में पढ़ाती ही नहीं हैं, तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं उस कॉलेज में पढ़ाती हूँ। जिसके ऊपर नताशा कहती है कि इसने ख़ुद हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया था आज से 15 साल पहले कि इसको इस कॉलेज में जॉब मिली है और ये रेगुलरली वहाँ पे पढ़ाने जाती रही है। लेकिन मोनिका कहती है कि वो तो वहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाती है। मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि वो बग़ैर किसी कार्ड के
मतलब एक फेक कार्ड बनवा के लाइब्रेरी भी यूज़ करती है, जबकि वो ना सिर्फ के वहाँ के प्रोफेसर नहीं है बल्कि वो वहाँ पे स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी उनकी लाइब्रेरी में रेगुलरली वो कैसे जाती है। अगर वो उस कॉलेज में पढ़ाती होती तो क्योंकि वहाँ पे पैरामाइसिन की मात्रा मौजूद होती है एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में, तो उनको एक क्लू मिल सकता था मोनिका के ख़िलाफ़ पुलिस को। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे जॉब ही नहीं करती तो उसकी एक्सेस ही नहीं है इस टॉक्सिक केमिकल तक, तो उनको इसके ऊपर डाउट करना या इसके ख़िलाफ़ प्रूफ हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी दोबारा निकाल के, इवन 14 साल पुरानी उनकी मदर की, जो जॉर्ज की मदर की जो डेड बॉडी है उसको भी निकलवाने के लिए सारा जो भी प्रोसेस होता है वो करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि कि इन सब की बॉडीज़ को बाहर निकलवा के और उनका पोस्टमार्टम किया जाए, जिसके चांसेस कम होते हैं कि काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलिप के अंदर से तो उनको इस टॉक्सिक केमिकल के ट्रेसेस मिले होते हैं, तो वो केस तो काफ़ी ऑब्वियस होता है कि मर्डर है। इसी दौरान मोनिका के पेरेंट्स तक भी पुलिस जाती है और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उन्हें पता चलता है कि मोनिका एक बहुत ही लो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती होती है, वो बहुत गरीब लोग होते हैं और वो कहते हैं कि मोनिका उनसे मिलती जुलती नहीं है। यहाँ तक कि ये 6 जो अमवात हुई इनके बारे में भी मोनिका ने ना उनको कोई कॉल की और वैसे भी कोई कॉन्टैक्ट उनके साथ रखती ही नहीं थी। और उसके फादर ने मज़ीद बताया कि एक बार इसकी सास ने, जब नई-नई इसकी शादी हुई थी, उस वक़्त मुझे बुलवा के ये कहा था कि मोनिका बहुत ही फ़ज़ूल ख़र्च है, बहुत पैसा पानी की तरह उड़ाती है और इसको आप कुछ समझाएँ। इसके ऊपर मोनिका ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन शो किया था और अपने फादर को कहा था कि दोबारा आप इधर कभी नहीं आएँगे। यानी कि मोनिका के दरमियान और उसकी मदर इन लॉ के दरमियान में एक ग्रज था, और वो ग्रज ये था कि मदर इन लॉ के पास सारे पैसे का और पूरे घर का और कारोबार से जो भी वो अर्न करते थे उसका सारा होल्ड उनके हाथ में था। और इवन फ़िलिप भी यही बोलता था कि जैसे मामा कहती हैं वैसे करो। पुलिस कॉलेज की लैब के 2 लोगों को भी पकड़ती है जिनकी एक्सेस होती है इस टॉक्सिक केमिकल तक, कि उन्होंने तो ये मोनिका को नहीं दिया। उनकी काफ़ी गपशप होती है, मोनिका से दोस्ती वगैरह भी होती है, लेकिन वो कहते हैं हमने बिल्कुल कोई भी केमिकल मोनिका को नहीं दिया। मज़ीद तफ्तीश करने पर पुलिस को एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है केविन लॉरेंस का, जिसको मोनिका इसके बावजूद कि पुलिस की कड़ी निगरानी में थी 3 मुख्तलिफ पीसीओज़ से कॉल्स करती है, तो लॉरेंस को भी वो उठा लेते हैं। अब पुलिस इस बात पे तवज्जो करती है कि आफ्टर ऑल मोनिका ने अपॉइंटमेंट लेटर और फेक आईडी, कॉलेज का जो है आईडी कार्ड, वो कैसे बनवाया। तो उस सिलसिले में उनको एक बंदा मिलता है प्रशांत, जिसके साथ मोनिका नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर तो अपना ये काम निकलवाती है, उससे दोस्ती करती है और दैन उसको कहती है कि मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए है और इस कॉलेज का केमिस्ट्री के प्रोफेसर का मुझे एक आईडी कार्ड चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे एक नकली मार्कशीट भी चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रशांत अपने एक आगे से जानने वाले बंदे, ये नौसरबाज से जो लोग होते हैं इनके पास आगे भी कोई ना कोई ऐसा नौसरबाज बंदा मौजूद होता है। राहुल नाम का बंदा वो होता है जो उसको ये सारी चीज़ें बना के प्रोवाइड करता है। फिर आगे ही एक और चीज़ भी सामने आती है कि ये राहुल नाम का बंदा ही, यही लोग जो हैं ये मोनिका को फेक विल जो कि एल्बर्ट गुम्स की होती है, जिसके मुताबिक तमाम प्रॉपर्टी सिर्फ फ़िलिप और मोनिका की है, और क्योंकि अब तो फ़िलिप भी मर चुका होता है तो तमाम प्रॉपर्टी और कारोबार की मालिक, इवन गुम्स विला की मालिक भी मोनिका होती है, जिसके ऊपर जॉर्ज और नताशा को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन क्योंकि फ़िलिप की डेथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो वो भी को ख़ास रिएक्ट नहीं करते। मोनिका ये शो करती है कि उसको तो इस विल के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। अब ये सबूत तो पुलिस के हाथ में आ जाता है कि बहरहाल मोनिका एक फ्रॉड औरत है। मोनिका ने जाली विल को रजिस्टर करने के लिए एक सरीश नाम के बंदे को भी यूज़ किया होता है। पुलिस उसको भी उठा लेती है। केवन से बहुत ज़्यादा तफ्तीश की जाती है, उसको मारा पीटा भी जाता है। केवन बताता है कि हाँ, शादी से पहले
उसकी मोनिका से दोस्ती थी। मोनिका और वो पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर मोनिका की शादी हो गई और उसके बाद दोबारा से उनकी बातचीत हुई। हाँ, उसने फ़ोन वगैरह उसको किए हैं, लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मतलब केवल कोई बात बताने से इनकार कर देता है। इसी दौरान में मोनिका की भी गिरफ़्तारी हो चुकी हुई होती है, क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस उसके ख़िलाफ़ आ चुके होते हैं। सिर्फ़ अब एक ही चीज़ उसके अगेंस्ट आना मौजूद होती है, और वो ये कि उसने किस सोर्स से ये टॉक्सिक केमिकल यूज़ करके इतनी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा। केविन की वाइफ़ मार्गरेट केविन के पास आती है और उसको समझाती है, और उसको जब वो बहुत समझाती है तो फिर वो बताता है कि हाँ, मोनिका के साथ उसके पहले शादी से ताल्लुकात थे और शादी के बाद उसने दोबारा उसके साथ ताल्लुकात कायम किए, मोनिका ने ख़ुद से कॉल करके। और उसके बाद एक दिन उसने एक स्टोरी सुनाई उसे, और उसको कहा कि मुझे पैरामेक्सिन चाहिए है, तो मुझे वो प्रोवाइड करो। जब वो पूछता है कि तुमने इतना टॉक्सिक केमिकल क्या करना है, तो वो कहती है कि मेरी सोसाइटी में एक डॉग है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, और वो बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ़ में है, और मुझे उस पर बहुत तरस आता है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, उसे मारना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम म्यूनसिपल कम्युनिटी के किसी बंदे को कह दो। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, क्योंकि वो उसके साथ फिज़िकल होता है और नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं उसके उससे, और उसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी वो बात मान लेता है और अपने एक दोस्त जो कि ज्वेलरी की इंडस्ट्री में, गोल्ड ज्वेलरी की इंडस्ट्री में काम करता होता है, उससे ये केमिकल जो है वो मंगवा लेता है। तो वो मंगवा के उसको दे देता है। उसके फ़ौरन ही बाद उसकी सास की डेथ हो जाती है। इसके ऊपर केवन को भी थोड़ा-सा शक गुज़रता है। वो जब उससे पूछताछ करता है तो पहले तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है वो है। उसके बाद वो दोबारा उससे ये केमिकल मांगती है। जब दोबारा मांगती है तो वो कहता है मैं नहीं ला के दूँगा। देन शी स्टार्ट ब्लैकमेलिंग हिम। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये ला कर नहीं दोगे तो याद रखो कि पहले तुमने मुझे ये केमिकल प्रोवाइड किया है और मेरी सास की डेथ हुई है। यानी कि इसके बाद जितनी भी बार उसने ये केमिकल यूज़ किया, तो केवन को पता था कि ये किसको मारने जा रही है। केवन को सबसे ज़्यादा धचका उस वक़्त लगता है जब वो उस छोटी 6 साल की बच्ची जेनिफ़र को मारने के बारे में उसको बताती है। मोनिका तमाम तर तफ्तीश के दौरान और बहुत सारे सख्तियों के बावजूद कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब केवन सब बक देता है तो वो उसको केवन को उसके सामने ला के बिठाते हैं और सारी स्टोरी सुनाते हैं, और फिर मोनिका इतने कैजुअली तमाम तर अपने किए हुए मर्डर्स को एक्सप्लेन करती है कि जैसे उसने मर्डर नहीं किया, को बहुत ही अच्छे काम किए हैं। पहले वो अपनी सास के बारे में बताती है कि वो बहुत किच-किच करती थी, इसलिए उसको मार दिया। फादर इन लॉ को मारती है, उसकी रीज़निंग वाज़ सो क्लियर कि वो प्रॉपर्टी चाह रही होती है और अपना तमाम तर होल्ड चाह रही होती है। उसके बाद फ़िलिप को वो इसलिए मार देती है क्योंकि फ़िलिप को शक होता है, बहुत नोज़ी हो रहा होता है कि ये आखिर रोज़ जाती कहाँ है। उसको शक होता है कि इसका किसी के साथ अफ़ेयर है, इसलिए वो फ़िलिप को रास्ते से हटा देती है। पाल को वो बहुत अच्छे से जानने लग जाती है। लोगों को मोहब्बत तो होती नहीं है, तो वो उसको पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसकी बेटी को और उसकी बीवी को भी मार देती है। उसके बाद वो उससे शादी कर लेती है। पुलिस को डाउट होता है कि शायद पाल भी इस सब में शामिल हो, लेकिन वो इस सब में शामिल नहीं होता और उसको लिटरली कुछ पता नहीं होता कि मोनिका क्या करती फिर रही है। पीटर अंकल को वो इसलिए मारती है क्योंकि उसको शक होता है कि उसके नेफ्यू की डेथ यानी फ़िलिप की डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, उसने सुसाइड नहीं की है। मोनिका जिस तरह से इतना कैजुअली, इतने आराम से ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रही होती है, तो पुलिस को एक बार तो डाउट पड़ता है कि इसकी कहीं मेंटल कंडीशन तो ख़राब नहीं है, ये मेंटली सिक तो नहीं है। साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद उसको दोबारा तहवील में ले लिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही सच्चा केस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर्स थे, तो देखने में आम इंसान के लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आसान से ज़रिए से सब तक कम्युनिकेट किया जाए और छोटा सा करके, ताकि जिसने नहीं भी देखा उसको भी समझ में आ सके। नो डाउट कि क्राइम पेट्रोल की बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा करैक्टर्स थे, इसलिए अगर को बहुत ज़्यादा समझ के ना देखे तो उसके लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करैक्टर्स बहुत ज़्यादा थे, उनके नाम भी मैंने थोड़े कम किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और
देविका शर्मा की एक्टिंग, दैट वाज रियली स्प्लेंडेड। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। आज का टारगेट 100 के लाइक्स हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए।